नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की पहली क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आपके मन मस्तिष्क में साहित्य को लेकर कौंधते हैं। हिंदी साहित्य कैसा विषय है, हिंदी साहित्य किसे लेना चाहिए, हिंदी साहित्य में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, हिंदी साहित्य को पढ़ने की तकनीक क्या होनी चाहिए और हिंदी साहित्य में साहित्य होता क्या है, उसकी कुछ बेसिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य किसे लेना चाहिए। आपने अभी तक विभिन्न टॉपरों से ये जरूर सुना होगा कि किसी ऑप्शनल को चुनने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है कि नहीं, और भी तरह तरह के। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया बताता हूं, वो है आईएएस। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको आईएएस बना पा रहा है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऑल इंडिया सर्विसेज दिला पा रहा है, तभी आप उस ऑप्शनल को लीजिए, अन्यथा ना लीजिए। अब बात करते हैं इस संदर्भ में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कि हिंदी माध्यम में ऐसा कौन सा विषय है जो आपको आईएएस या ऑल इंडिया सर्विसेज दिला पा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे बहुत से तरह तरह के नाम प्रचलित हैं। देखिए, मैं आपको आज सच बताता हूं, जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तब से क्या हुआ है कि इतिहास से मैक्सिमम 2 या 3 विद्यार्थी हैं जो 300 प्लस अंक गेन किए हैं। ज्योग्राफी से आज तक कोई भी लड़का 300 अंक नहीं प्राप्त कर पाया है। उसी संदर्भ में हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें 300 प्लस लगभग 11 से 12 लोग, 290 प्लस लगभग 27 से 28 लोग, इन्हें आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। हालिया रुझान यह है कि 2020-21 में जो मेंस हुआ था और हिंदी माध्यम के जो सफल छात्र थे, करीब करीब 80% विद्यार्थियों का ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य आप क्यों लें? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप हिंदी साहित्य लें। आप खुद ही इसके पीछे रिसर्च करें, क्या आपका ऑप्शनल आपको आईएएस दिला पा रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज दिला पा रहा है? अगर हाँ, तब तो ठीक है, उसे लॉक करिए। ऑप्शनल लेते समय आप ये जरूर ना करिए कि अगर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में 320 प्लस दे रहा है तो आप उसे ले लीजिए हिंदी माध्यम में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंपेरिजन आपके माध्यम में ही करना है। बहुत लोग शुरू में ऐसा कर लेते हैं कि हाँ, 326 नंबर, 330 नंबर या 320 नंबर अगर ज्योग्राफी में मिल रहा है तो मैं भी इसे अडॉप्ट कर लेता हूं एज अ हिंदी माध्यम का छात्र। बस बाद में उनको पछताना पड़ता है, समय गवाते हैं, बाद में फिर चेंज करते हैं अपना ऑप्शनल। अब एक रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य में अभी तक का सबसे अधिकतम स्कोर पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद 344 है, और 344 नंबर एक अंग्रेजी माध्यम के छात्र मिस्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी, बैच 2018-19, रैंक 72, उन्होंने लाया। तो ऐसा नहीं है कि यह ऑप्शनल सिर्फ हिंदी साहित्य हिंदी माध्यम का विद्यार्थी ही ले सकता है, इसे अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी ले सकता है। इस ऑप्शनल को पढ़ने की एकमात्र शर्त है, इस ऑप्शनल को लेने की एकमात्र शर्त यह है कि आप लिखते समय कोई भी अशुद्धियां ना करते हो, स्पेलिंग्स मिस्टेक ना करते हो हिंदी में। ठीक है। रही बात इंटरेस्ट की, साहित्य आपके निजी जीवन से जुड़ा विषय है। साहित्य में आप पल पल पर ऐसे दृष्टांत पढ़ेंगे जो लगेगा अरे ये तो मेरे निजी जीवन से संबंधित है, तो इंटरेस्ट कैसे नहीं आएगा? जरूर आएगा। और तीसरा मेन पॉइंट यह है कि मेंस की कॉपी चेक करने वाला प्रोफेसर भी हिंदी भाषी होगा, हिंदी हिंदी का जानकार होगा, तो जाहिर सी बात है वहां आपको कुछ एज मिल जाएगा। चौथा क्राइटेरिया ये है कि इसमें आपको करंट कोई अपडेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ आज ये हुआ, कोई फैक्ट नहीं रटना पड़ेगा, करंट की अपडेट नहीं करना पड़ेगा। जीएस में नहीं, लेकिन हाँ निबंध और एथिक्स में कुछ हद तक साहित्य जरूर आपकी मदद करेगा। ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि साहित्य एक सब्जेक्टिव विषय है। आपकी आत्मनिष्ठता की कदर साहित्य में होती है। आत्मनिष्ठता का आशय यह है कि अगर जैसे गणित है, गणित एक ऐसा विषय है, ऑब्जेक्टिविटी का चरम स्तर है, वहां 2+2 4 होता है। ये आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे विचार से 2+2 4 नहीं 5, अरे ऐसा नहीं हो सकता वहां पे। लेकिन साहित्य में अगर आप कोई विषय पर बात कर रहे हैं तो एक दूसरा व्यक्ति क्या बात कर रहा है, अपने तर्क क्या दे रहा है, एक पहला व्यक्ति क्या अपने तर्क दे रहा है, उन सभी तर्कों का सम्मान होता है। तो जैसे कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, गोदान पर कोई प्रश्न पूछ लिया गया, आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आपने गोदान पढ़ा तो हुआ है, अब आप कुछ भी घुमा फिरा के शब्दों का खेल करके अगर आप उत्तर लिख देते हैं तो भी आपके उत्तर को 7-8 नंबर नहीं मिलता है, अगर 15 में से तो कम 3 से 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। और ये कोर्स यूपीएससी के छात्रों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ यूपीपीएससी और बीपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वे इक्वली रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोगों की अप्रोच क्या होगी हिंदी साहित्य को लेकर? आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, हर पेपर के 2 पार्ट होते हैं। तो पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भाषाखंड से रिलेटेड है, पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट थ्योरी से रिलेटेड है, और वही थ्योरीज का अप्लाइड फॉर्म पेपर सेकंड में है जो गद्य और पद्य के रूप में है। तो हम लोग भाषा खंड को तो बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पेपर फर्स्ट में कहानी की थ्योरी पढ़ा, तो पेपर सेकंड में जो जो कहानी आपके सिलेबस में है उसको पढ़ लेंगे। तो ऐसे हम लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड साथ साथ तैयार होता चला जाएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए समझते हैं बेसिक्स को आज, कि साहित्य होता क्या है, साहित्य कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार की भाषिक अभिव्यक्ति को वाङ्मय कहते हैं।
यहाँ दो शब्द ध्यान देने वाले हैं, एक भाषिक अभिव्यक्ति, दूसरा वांग्मय। भाषा क्या हो सकती है? भाषा शब्दों की भाषा हो सकती है, इशारों की भाषा हो सकती है, लेकिन यहाँ भाषा को सीमित अर्थ में लिया गया है, मतलब कि भाषा लिखित रूप में हो या बोली जाने वाली हो, लेकिन उसमें शब्दों का इस्तेमाल हो। तो भाषिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? वांग्मय। वांग्मय 3 प्रकार का होता है, जिसे वार्ता, शास्त्र और साहित्य कहते हैं। वार्ता का मतलब क्या है? सामान्य बातचीत, जैसे हम दो आपस में बातें कर रहे हैं, इसमें भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो अगर मैं बातचीत में कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो हो सकता है हमारी वार्ता सफल ना हो, हमारी बात आप तक ना पहुंचे, मैं आपको समझा ना पाऊं। तो एक सामान्य बातचीत में क्या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है? नहीं। सामान्य बातचीत में, वार्ता में क्या होता है कि इसमें अर्थ का महत्व अधिक होता है, मतलब कि हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका अर्थ हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, वार्ता में अगर शब्द बदल दिया जाए तो अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने पूछा कि क्या हाल चाल है, सामने वाले ने उत्तर दिया बस ठीक ही है। तो बस ठीक ही है अगर शब्दों को देखा जाए तो हाँ, इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे का अर्थ देखा जाए तो ठीक ही है को अगर वो ऐसा कहता है यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी वही मान्यता होती, और बस ठीक ही है कहकर भी जो कह रहा है तो भी वही मान्यता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर शब्दों को यहाँ पे चेंज किया गया तभी अर्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसे वार्ता कहते हैं। शास्त्र क्या होता है? शास्त्रों में शब्दों का महत्व बहुत होता है। जैसे आप अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, विज्ञान है, कोई थीसिस है, उसमें शब्दों का महत्व बहुत होता है। अगर शब्द बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो आप किसी भी देश के पास इतना रुपया ये नहीं कहेंगे, आप जीडीपी का प्रयोग करेंगे, जीएनपी का प्रयोग करेंगे। अगर राष्ट्रपति पार्लियामेंट को बुलाता है तो उसे कहते हैं समन करना, ये नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति ने वहां कॉल ऑफ किया, ऐसा नहीं कहा जाएगा, वहां समन का यूज किया जाता है। तो इसमें किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए पर्टिकुलर शब्द की गणना की गई होती है और वही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर यहाँ शब्द बदल जाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अब जानते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य क्या होता है? देखिए, साहित्य में क्या होता है कि शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। अब ये क्या सर, प्रतिस्पर्धा का भाव? मतलब यहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व के लिए लड़ाइयां हुआ करती हैं, प्रतिस्पर्धा हुआ करती है। कभी हो सकता है शब्द को अत्यधिक महत्व मिल जाए, कभी अर्थ को अत्यधिक महत्व मिल जाए। जैसे जैसे कोई साहित्यकार क्या करता है, कभी कभी ऐसी रचना करता है जिसमें तत्समी शब्दों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, मतलब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वही रचनाकार अपनी दूसरी रचना में हो सकता है कि बहुत हल्के शब्दों में अपनी बात कहे, तो वहां अर्थ का महत्व ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ साहित्य में शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। दूसरा, अगर साहित्य को अगर आप डिवाइड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये सा प्लस हित निकलता है, मतलब सभी का हित। मतलब साहित्य एक जन पक्षधर की कला है, जन पक्षधर की बात करता है। ठीक है, सभी का अच्छा हित, व्यापक हित का भाव हो, सुंदर हो, रमणीय हो, व्यापक हित का भाव हो। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के दृष्टिकोण में साहित्य नहीं लिखा जाता। अगर गोदान में किसान की बात की गई है तो सिर्फ एक किसान की बात नहीं की गई है, पूरे किसान समूह पर क्या समस्याएं आती हैं उसकी बात की गई है। तो साहित्य, देखिए मुंशी प्रेमचंद का ये कथन अगर आप कोट करते हैं साहित्य की परिभाषा में, साहित्य के महत्व में, तो बहुत ही अच्छा होगा। वो साहित्य के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि साहित्य में, जिस साहित्य में हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति ना मिले, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, हमें संकल्प और कठिनाई व विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करने वाली शक्ति ना मिले, तो वह साहित्य बेकार है। समझ रहे हैं आप? वह साहित्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य के प्रति यह दृष्टिकोण है। मतलब आप कोई जोक सपाट, कोई मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं लिखें। अगर आप साहित्य लिखें तो वह कठिनाइयों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला साहित्य हो, वह व्यक्ति को मोटिवेट करने वाला साहित्य हो। ठीक है, तो मुझे लगता है साहित्य क्या है ये समझ गए होंगे आप। अब आइए बात कर लेते हैं जरा कि साहित्य का महत्व क्या है, साहित्य की प्रासंगिकता क्या है आज के युग में। आप जानते हैं कि आजकल का जो युग है ये टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन एज है। तो क्या इस एज में साहित्य का कोई महत्व है? अभी आप अपने घर में ही अपने पेरेंट्स से कहें कि मैं आज साहित्यकार बनना चाहता हूं, तो हो सकता है वो आपको रोक दें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि साहित्य का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। वो कहेंगे अरे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसमें आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है, अच्छी खासी जिंदगी आप गुजार सकते हैं। लेकिन एक साहित्यकार हो सकता है अच्छी खासी जिंदगी ना गुजारे। खैर आजकल तो बहुत सारे पैसे रुपए मिलने लगे हैं, लेकिन जो पहले के साहित्यकार होते थे उन्होंने बहुत ही मुफलसी में भी अपनी जिंदगी गुजारी। मुफलसी मतलब गरीबी। और दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि व्यक्ति साहित्य रचता क्यों है, जरा इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन हमारे रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें मैं हिंदी साहित्य का डॉन कहता हूं, क्यों कहता हूं आने वाले समय में आपको पता लगेगा। हमारे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी तो है ही है, साथ ही साथ मनुष्य का भाव क्षेत्र अन्य सभी जानवरों से, अन्य सभी प्राणियों से बड़ा है। भाव क्षेत्र का क्या है? जैसे मान लीजिए मैं श्वान का एग्जांपल लेता हूं, कुत्ते का एग्जांपल लेता हूं, तो उसका भाव क्षेत्र क्या है कि उसका भाव क्षेत्र इतना है कि मुझे सुबह रोटी मिल जाए, शाम को रोटी मिल जाए, बस मुझे और कुछ ना मिले, मुझे बस रोटी का इंतजाम हो जाए। उसका भाव क्षेत्र इतना है, वो बस यहीं तक सोच सकता है कि हाँ मेरा रोटी का इंतजाम सुबह शाम का हो जाए। लेकिन एक मनुष्य पहले मनुष्य भी ऐसे ही था, लेकिन जैसे जैसे सरप्लस इकोनॉमी होती गई
तो मनुष्य का भाव क्षेत्र बढ़ता चला गया। अब वो सिर्फ रोटी की चिंता नहीं करता है, वो चाहता है कि मैं अपने भीतरी भाव प्रेषित कर सकूं, मैं अपने भीतरी भाव बता सकूं। आजकल की दुनिया में जो कौन है सुनने वाला आपका भीतरी भाव, तो क्या करता है, वो कोरे कागज पे अपनी भावनाओं को प्रेषित करता है, और वो कोरे कागज पर जो भावनाओं को प्रेषित करता है वही साहित्य होता है। तो समझते हैं कि मनुष्य साहित्य की रचना इसलिए करता है कि अपनी भावनाओं को, अपने भाव क्षेत्र को विस्तार दे सके, अपनी भावनाओं को बतला सके। मनुष्य साहित्य की रचना इसलिए करता है। अब समझते हैं साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साहित्य एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। यहाँ आपकी व्यक्तिनिष्ठता, आत्मनिष्ठता की कदर होगी। जो पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इसमें अपनी समझ से और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि साहित्य कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आइए देख लेते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। संवेदनशील मतलब क्या? इंपैथी, मतलब आप दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं कि नहीं, दूसरे के दर्द को महसूस करने की शक्ति ही संवेदनशीलता है। अब साहित्य संवेदनशील कैसे बनाता है? देखिए, आप हर साल जीएस में ये फैक्ट नोट करते हैं कि हर साल 1.5 लाख किसान हमारे यहाँ आत्महत्या करते हैं। एक फैक्ट की तरह है ये। अगर आप इसी बीच गोदान पढ़ लेते हैं तो गोदान में आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि किसान को समस्या क्या क्या आती है। क्या सिर्फ कर्जे को लेकर समस्या है? वहां कर्जे को लेकर ही समस्या नहीं आती है। कर्ज बढ़ जाता है, उसको अपनी बेटियों की शादी करनी होती है, और बेटियों की शादी किस तरह बेमेल विवाह कर देता है फिर मजबूर होकर, मतलब अपने से बड़ी उम्र वाले के व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है। उसे अपना गांव, अपना खेत खलिहान, घर तक गिरवी रखना पड़ जाता है, अपनी गाय बेचनी पड़ जाती है, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाता, अपनी धर्मपत्नी का ख्याल नहीं रख पाता। समझ रहे हैं? तो ये सब समस्याएं किसानों के सामने आती है। तो किसान इन सब समस्याओं को जो झेल लेता है वो तो बच जाता है, और जो नहीं झेल पाता वो आत्महत्या कर लेता है। तो गोदान पढ़ने के बाद आपका जो सीमित दायरा है कि हाँ मर रहे हैं, लेकिन क्यों मर रहे हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये आपको साहित्य बतलाता है। अब आप गोदान पढ़ने के बाद हो सकता है कि जो सहानुभूति आपके अंदर थी, जो सिंपैथी थी, जो इंपैथी थी आपके अंदर, अब वो बढ़ जाए, अब वो इंक्रीज कर जाए, अब आप किसानों के प्रति ज्यादा सोचने लगे। और ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। हमारे बाबा नागार्जुन जो आपके सिलेबस में है, बहुत ही क्रांतिकारी कवि हैं, उन्होंने तो छछूंदर पर कविता लिखी है। उन्होंने तो कहा है कि मादा सुअर हमारे मादरे हिंद की बेटी होनी चाहिए। हिंद की बेटी का दर्जा उन्होंने सुअर, मादा सुअर को प्रदान किया है। समझ रहे हैं? तो इस तरह तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कामायनी से लिया गया है। ये जो यहाँ पे आ शब्द है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साहित्य भावनाओं से निकलता है। साहित्य, कविता क्या है? कविता तुकबंदी करना कविता नहीं है। अगर तुकबंदी करना ही कविता होती तो जब तक रहेगा समोसे में आलू, ये वाली कविता आजकल सबसे श्रेष्ठ कविता होती। समझ रहे हैं आप? तो तुकबंदी करना ही कविता का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। कविता में भावनाएं होनी चाहिए। अगर भावनाएं नहीं होंगी तो कविता कविता नहीं, कोरी कविता होगी। समझ रहे हैं? निकल कर आंखों से चुपचाप, शब्द नहीं, यहां आंखों से जो भावनाएं निकल रही हैं, आंखों से जो अश्रु हो रहे हैं, आंखों से जो अश्रु निकल रहे हैं, वही कविता के रूप में कोरे कागज पर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो साहित्य आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। और साहित्य क्या करता है? साहित्य ना सिर्फ वैचारिक स्तर पर आपको प्रगतिशील बनाता है, बल्कि उस प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी रूढ़िवादिताएं हैं, जो भी विकास को बढ़ावा देने वाली, जो मान्यताओं का खंडन करने वाले जो तत्व हैं, उनका विरोध भी करता है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी हमारे ग्रामीण समाज में या पिछले समाज में कितनी जाति पाति को लेकर किस तरह की मान्यताएं थी, और अभी भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो साहित्य क्या करेगा? उन पर तीखी चोट करेगा। जैसे कि हमारे कबीरदास जी ने कहा है कि जंग जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। मतलब वहां जाति पाति का भेद मिटाना चाह रहा है साहित्य। अगर आप वॉर में, अगर आप निबंध में आपसे वॉर पर कुछ पूछा जाता है तो साहिल लुधियानवी जी की ये नज्म है, जंग तो खुद ही एक मसला है, इसको मैं चाहता हूं आप पूरा पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि जंग से कोई हल नहीं निकलता है, जबकि वो खुद ही एक मसला है। कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं जंग होने के बाद। समझ रहे हैं? तो साहित्य सिर्फ वैचारिक स्तर पर ही प्रगतिशीलता को, अब वैचारिक स्तर पर प्रगतिशीलता मतलब जैसे समझते हैं, देखिए गुप्त काल इतिहासकारों की नजर में हो सकता है स्वर्ण युग हो, लेकिन अगर आप महिला साहित्यकार की दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है स्वर्ण युग ना हो। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। समझ रहे हैं? तो ये प्रगतिशील, ये आपके सोचने का जो तरीका है उसको ब्रॉड वे में साहित्य ले जाता है। ये हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप से सहायक होता है। आपातकाल के समय आप ये जानते हैं किस तरह की घटनाएं हुई थी। तो अब उस करप्शन को मिटाने के लिए दिनकर जी ने क्या लिखा? हर बच्चे बच्चे की जुबान पे उस वक्त ये कविता थी। सदियों की ठंडी बुझी रात से बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और सिर्फ इसी तरह की नहीं, आप जानते हैं अंग्रेजों के समय में हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने, जब हमारा समाज सुसुप्तावस्था में था, सोया हुआ था, तो उसको जगाने के लिए भारत भारती जैसी रचना की। समझ रहे हैं? तो साहित्य
हमारे समाज के जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप करता है। और साहित्य सिर्फ एक तथस्थ दर्पण ही नहीं है कि हाँ साहित्य समाज का दर्पण है, नहीं, साहित्य समाज में एक सक्रिय परिवर्तन लाता है, सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को अदा करता है। ठीक है। और आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रतिमान भी स्थापित करता है साहित्य। मतलब एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए वो साहित्य बतलाता है कि ऐसा होना चाहिए, इसमें ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब आपको इसमें ये देखना है कि ये जो एग्जाम्पल है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। एक आदर्श समाज में ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपना सुख नहीं देखना चाहिए, हमें सभी को सुख करना है। जब सभी लोग सुख होंगे तभी हमारे देश में, हमारे समाज में एक अमन और शांति की स्थापना हो सकेगी। ठीक है। तो साहित्य हमें आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रतिमान भी स्थापित करने को कहता है। और क्या साहित्य हमें कहता है? स्वस्थ मनोरंजन हमें साहित्य से मिलता है। स्वस्थ मनोरंजन, यहाँ मनोरंजन की बात नहीं, मनोरंजन तो आप बीड़ी सिगरेट फूक कर भी कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन जिससे आपका माइंड डेवलपमेंट हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपको माइंड को स्टेबिलिटी मिल सके, जिससे आप अच्छे शासक प्रशासक अच्छे व्यक्तित्वधारी बन सकें। ठीक है। मनुष्य जानते हैं कोई एक भौतिक यंत्र नहीं है, उसे मनोरंजन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अगर आप मनोरंजन करने के लिए बीड़ी सिगरेट फूकेंगे तब तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, गोदान पढ़ते हैं, तो इससे आपको तो मनोरंजन तो होगा ही होगा, लेकिन आपके अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन, एक क्वालिटेटिव चेंज, और आपको स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा। और ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सिर्फ आप जरूरी नहीं कि इन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखिए, आपके सिलेबस में जो जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, एग्जाम्पल्स मैं आपको लगातार देता चला जाऊंगा, और इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें गाकर अपने कमरे में चुपचाप गाकर इसे याद कर सकते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। समझ रहे हैं? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप कोड कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा साहित्य क्या है, साहित्य का महत्व क्या है, साहित्य आदमी क्यों रचता है। और कल से हम लोग अपने जो सिलेबस है उस पर आ जाएंगे, और हम लोग कल से कहानी पे बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग गद्य को लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद पद्य पे जाएंगे, पद्य खत्म करने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट भाषा खंड पे चले आएंगे, और उसके साथ आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद दोस्तों।